हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिमांगी कड़लक। मुझे मालूम है आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं एक नई हस्ती को मिलने के लिए, और मैं बहुत ही जल्दी उनको आपसे मिलवाने वाली हूँ। उनका नाम है मंजूषा भास्करवार। आइए मेरे साथ। कम इन। Oh, hi. हाय। Welcome. थैंक यू सो मच। नाइस मीटिंग यू। Chalo, excited to speak with you. Yes, yes, Come, yes, how much? come on. Come. Please come. Yes. It's my office. Please come. Please come. So this is my office. Okay, very nice. Yes. Very nice. So this is मंजूषा भास्करवार एंड आज उनसे ही हम बात करेंगे। मेरी जो पहचान है कुछ महीनों पहले ही हुई है। ये जो मैडम है वो काउंसलिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है और ये करियर काउंसलिंग करती है, रिलेशनशिप काउंसलिंग करती है और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है। और हम बहुत सारी चीज़ें इनसे बात करने वाले हैं। इनकी प्रोफेशनल लाइफ है, इनका सोशल लाइफ है, इनका पर्सनल लाइफ है। सभी लाइफ को एक कॉम्बिनेशन करके हम उनसे बात करने वाले। सो वेलकम एंड थैंक यू फॉर माय पॉडकास्ट। Thank you for selecting me. और आपने My बोला pleasure. सब एंगल से, तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले मैं इस दुनिया में जिनकी वजह से आई हूँ, माय फैमिली, तो मैं पहले फैमिली से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। प्लीज कम, आइए। प्लीज कम। ये मेरी पूरी फैमिली है। फर्स्ट फैमिली बोल सकते हैं, जिनके कारण माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स हैं, बहनें हैं, और पेरेंट्स के कारण ही उनके अपब्रिंगिंग की स्टाइल। उस जमाने में लड़कियों को, जैसे लड़कों को और लड़कियों को बहुत भेदभाव होता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हम तीनों बहनों को बॉयज के जैसा अपब्रिंगिंग दी। बैडमिंटन, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, स्टडीज, एवरीथिंग। तो ये हमारी पूरे तीनों बहनें, उनके बच्चे सब अलग अलग फील्ड में हैं। वैसे ही आफ्टर मैरिज मेरी पूरी फैमिली है। ये मेरे सास ससुर, हस्बैंड, देवर, हम दोनों बहनों जैसे, और हमारी ये 4 बेटियां, ये मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी और उस देवरानी की बेटियां, और मेरे दामाद। तो और ये अभी हमारे ऐड हुए हैं फैमिली में मेरा ग्रैंडसन, जो अभी 4.5 साल का है, और बहुत अच्छा लगता है, भरा पूरा परिवार दिखता है। तो और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी, मेरे संस्कार, और वही चीजें हमने ट्रांसफर की। और आज ये फैमिली के साथ रहना प्लस अपने प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ना, तो कहीं ना कहीं फैमिली अगर पढ़ी लिखी है, कल्चर्ड है, तो आपको सपोर्ट भी मिलता है, और आप आगे बढ़ने में और ताकत के साथ आगे कैसे बढ़े, ये भी आपके अंदर आ जाता है, क्योंकि आप वहां तक पढ़ लेते हो। उसके आगे क्या, तो बहुत ऑप्शंस घर में ही मिल जाते हैं जब परिवार में। जैसे मेरे हस्बैंड PSU NTPC से है, तो मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड अंदर से समझ में आया। देवर IT फील्ड में है, तो IT वर्ल्ड समझ में आया। और बच्चे अलग अलग फील्ड में है, जैसे ये DJ में है, इन्फ्लुएंसर है, मेरी बेटी मार्केटिंग में है, मेरी छोटी बेटी फोटोग्राफर है। तो ये आर्ट एंड कल्चर के साथ जो पापा ने हमें ग्रूमिंग की, तो मुझे लगता है कि वही चीजें हम अपने ट्रांसफर करेंगे जेन जी, आज मेरे जो ग्रैंडसन है उनके साथ भी। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। अभी जिस तरीके से आपका बैकग्राउंड है ना, और जिस तरीके से आपने अपने आप को बनाया है, तो ये जो आपने जो वेंचर जो शुरू किया है, बॉर्न डेब्यू मीन्स एक्चुअली कैसा, डेब्यू परफॉर्मेंस। तो डेब्यू परफॉर्मेंस करने में हमेशा हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, और न्यू बिगिनिंग होती है तो डीलर्न करके लर्न करते हैं। तो हर चीज को पहले डीलर्न करना पड़ता है, ग्लास खाली करना पड़ता है, उसके बाद लर्निंग करके ग्लास भरते हैं। तो क्या है कि वो जो लर्निंग जो आत्मसात होती है, तो वो परफॉर्मिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। दैट्स व्हाई माय कंपनी नेम फ्रेंच वर्ल्ड, जो मैंने मेरे हस्बैंड और बच्चों ने दिया हुआ है। ग्रेट।
तो ये जो आप बोल रहे हो बॉन्ड डेब्यू, इसकी शुरुआत या ये जो कंसेप्ट है वो कहाँ से और क्यों शुरू किया? जी जरूर, और उसके लिए मैं आपको अभी लेके जाऊंगी मेरा जो ड्रीम ऑफिस। मेरे लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफर्स, शादी के पहले तो एक ही जगह रहते थे। पापा का मैंने देखा, पापा का जो ऑफिस, कुछ भी पैसा नहीं था लेकिन उनका सपना हमेशा रहता था ऑफिस, ऑफिस में स्टाफ, और वो पूरा मैनेज करते थे। आई थिंक वही चीजें हमारे अंदर आई कि मुझे मेरा ऑफिस चाहिए, एटलीस्ट स्टाफ नहीं पर ऑफिस चाहिए। तो वो सपना मेरा अभी 2000 आई थिंक 21 में कंप्लीट हुआ, क्योंकि बहुत ट्रांसफर्स के बाद हर बार मैंने अपने घर में एक ऑफिस बनाया। लेकिन जो बोलते हैं ना कायदे से जो ड्रीम कंप्लीट हुआ वो जब मेरे हस्बैंड ने वीआरएस ले ली, और अभी हमने ये घर ले लिया है परमानेंट, एटलीस्ट क्वार्टर्स लाइफ के बाहर। और मेरा अपना ड्रीम ऑफिस इंटीरियर करके, जो मेरी मदर इन लॉ और घर वालों ने सबने मिलके मुझे हेल्प की, और वो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। या ग्रेट, एक्सेलेंट। आइए, यस, दिस इज Please माय come. ऑफिस, ओके ग्रेट। दिस इज माय एकेडमिक वॉल, और ये मेरे भगवान सब जो मुझे अवार्ड्स और काफ़ी अप्रिसिएशन और सत्कार किया गया वहाँ मिले हुए हैं। एंड वहाँ पे अप्रिसिएशन जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो वॉल है, अवार्ड्स है। और ये मेरी चेयर है, एंड प्लीज कम एंड सिट। प्लीज दिखाओ, उन सब लोगों को दिखाओ, पूरा वॉल दिखाओ। ये जो उनके अवार्ड्स है, यहाँ ये एक वॉल है, एप्रिसिएशन वॉल है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी मेरे हस्बैंड का भी एनटीपीसी। आज मैं जो बोल रहे हैं आपकी करियर काउंसिलर कैसे बनी, तो एनटीपीसी के टाउनशिप में रहना, और अपने आप को पहले तो मैंने तो एलएलबी किया था 5 इयर्स, उसके बाद टाउनशिप में अपने आप को स्टैंड करना इतना आसान नहीं था। और जैसे सेट होते हैं आप ट्रांसफर हो जाती है, फिर नया सेटिंग। बट एक चीज बहुत अच्छी मिली, दैट इज हु मूव्ड माई चीज। वो बुक मैंने पढ़ी, वहां पे मैंने अपना मोटिवेशन, हु मूव्ड माई चीज, डॉक्टर स्पेंसर आई थिंक। ओके, और मूव्ड माई चीज, यस, वो छोटी छोटी, प्लीज नोट डाउन, बहुत अच्छी बुक है। उसके कारण मैंने उसको हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में पढ़ा, और वो अंदर लिया इंस्पिरेशन कि अगर हम एक ही जगह पे है ना, हम वो कुएं के मेंढक बन जाते हैं। मैं अभी ट्रांसफर के कारण, हस्बैंड के कारण ट्रांसफर करते करते घाट घाट का पानी पी के पुणे पहुंची हूँ। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ट्रेनर इतना आसान नहीं है, लेकिन एनटीपीसी ने मुझे वो एक्सपीरियंस दिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या है, इनसाइड आउटसाइड। और उनको बताना नहीं पड़ता है कि मुझे हमारे उनके पेन पॉइंट्स क्या है, आई नो, एंड दैट्स व्हाई आई एम very good in corporate training with career counseling, relationship counseling, and corporate trainings. Yes. Especially core values, POSH, and और देखते हैं क्या क्या करती हूँ। यस यस, प्लीज दिखाइए। ओके, अगर अवार्ड्स की बात करूँ, कॉलेज टाइम पे ये मेरा एक प्रेशियस अवार्ड है, आई हैव डन LLB। जिस तरीके से आपने बताया, आपके फैमिली के बारे में बताया, पेरेंट्स के बारे में बताया, उन्होंने आपको किस तरीके का सोशलाइजेशन दिया, किस तरीके का ब्रिंगिंग दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आपकी जो पर्सनैलिटी थी बिफोर मैरिज, वो जानना है मुझे। यस, और बिफोर मैरिज जो पर्सनालिटी बनती है, मैं तो 100% बोलूँगी कि पेरेंट्स के एफर्ट्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं एकदम बॉर्न हुए। तो पापा बहुत ड्रामाज ये वो सेट करते थे, तो नेचुरली, और क्लासिकल म्यूजिक मुझे बहुत बचपन से सुना। क्लासिकल प्रोग्राम्स जो बड़े बड़े आर्टिस्ट आप जो सुनते हैं, उन सबको मैंने नज़दीक से देखा, सुना, तो वो क्लासिक अंदर गया। देन स्कूल टाइम में, जैसे अभी मैं, ये मेरा स्कूल टाइम का सिटी हाई स्कूल 1980, तो ऐसे सर्टिफिकेट्स बहुत मिलते थे हम लोग को,
क्योंकि डांस, ड्रामा, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, बैडमिंटन सब में थी मैं। उसके बाद लॉ कॉलेज। अब जैसे क्या हुआ कि 10th के बाद क्या करना है, 11th 12th का किस में करना है, PCMB। मतलब एक ना समझ नहीं थी, करेक्ट। नॉलेज नहीं था सबको, लेकिन ये था कि पापा का था कि सब एक्टिविटीज करते करते पढ़ाई करना है। तो लास्ट 2 मंथ्स हम पढ़ते थे। लिटरली स्कूल के जो टीचर्स होते थे वो मुझे भगा देते थे, तुमको तो पढ़ना ही नहीं है। इन 2 मंथ्स में जो साल भर पढ़ते थे उनका उतने मार्क्स तो हम लेके आते थे, तो वो प्रॉब्लम नहीं था। बट एक ऐसा कि फोकस, आज जो बच्चे देखते हैं IIT के लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए पढ़ रहे हैं, तब भी वो बच्चे थे, लेकिन हम उसके लिए नहीं पढ़ते थे। 10th था और मैं ऑल इंडिया यूनेस्को जो कंपटीशन होती है डांस की, वो सर्टिफिकेट्स भी है मेरे पास, मेरिट सर्टिफिकेट मिले थे, उसके लिए प्रिपरेशन की मैंने 10th के, मुझे लगता है दिसंबर जनवरी तक। ओनली फरवरी विज्ञान भवन में बैठ के मैंने वहां पे स्पीच दी। तो वो मौका मुझे जब मिला स्कूल की तरफ से, स्कूल कंपटीशन में, एंड आई हैव प्रूव्ड इतने लोगों के सामने विज्ञान भवन में, आप आज तो सोच भी नहीं सकते कि विज्ञान भवन में वहां मिलेगा। और आपका तभी एज क्या था? 10th में थी। वाओ। और लंबे बाल, चोटियां, तो इस तरह से थी। मेरा जो है ना ये 10th का मेरा ये फोटो है वैसे। तो इस तरह से मैं फ्लरिश हुई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अलग लेवल पे। चंद्रपुर सिटी में पापा जी इस ग्रुप में थे, वहां पे बड़े बड़े राजेंद्र कुमार, रूपेश कुमार, संजीव कुमार, दिलीप कुमार, हेमा मालिनी के प्रोग्राम, तनुजा, लगनाची बेड़ी में तो सब मराठी एक्टर्स, उनके साथ बैठ के खाना खाना, गप मारना, बात करना, ऑर्गेनाइजिंग में रहती थी। बैडमिंटन चैंपियनशिप की ऑर्गेनाइजिंग में थी मैं। चैंपियंस मतलब सैयद मोदी के साथ में खेली हूँ, अमी ये सब, अभी रवि कुंटे जो अभी पुणे में है उसकी मैच मैंने रेफर की थी, अभी उसको मैंने वही फोन करके बताया। तो इस तरह से हम जो बने, मतलब 2 लड़कियां, मैं और मेरी बहन, बाकी सब लड़के रहते थे। इसमें भी पापा ने कभी भी हमें कोई उंगली उठाए ऐसा काम करने नहीं दिया। मतलब लड़कियां डांस नहीं करती है, अच्छा। लड़कियां शॉर्ट्स पहन के बैडमिंटन नहीं खेल सकती। उस जमाने में हम शॉर्ट्स पहन के बैडमिंटन खेलते थे। उस जमाने में पैसे नहीं थे, मम्मी पूरा डाइट प्रॉपर देती थी। हम बॉयज के साथ खेलते थे, लेकिन मम्मी वहां खड़ी रहती थी। और तीनों बहनें? छोटी थी, छोटी वाली था, लेकिन 2 बहनें हम लोग पूरा साथ में। वो मेरे से ज्यादा स्ट्रांग, वो मेरे से ज्यादा अच्छा खेलती थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की जो मैच देखने आते थे, पूरे 2 सिस्टर्स की मैच आ गई है, चलो। अच्छा, इतना बड़ा कॉम्पिटिटर, और वो मुझे 0 पे हराने की कोशिश करती थी। आप कौन से नंबर पे है सिबलिंग्स में? मैं 1, फर्स्ट। अच्छा। मैं बड़ी। हाँ, और बड़ी बेटी मतलब शेयरिंग करती है, गुड़ी गुड़ी, तो ये मेरा था पैटर्न, बहुत गुड़ी गुड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने पहले बहनों को देती थी, दूसरों को देती थी। और एक कैरेक्टर जो मेरा डेवलप हुआ है, दैट इज डांस, ड्रामा, म्यूजिक। इसमें पापा मुझे चांस देते थे कि एमेच्योर, जिसको कुछ नहीं आता है उनको सिखाओ। अच्छा। और मेरा शांत स्वभाव, सभी बोलते थे बहुत शांत है, बहुत कोऑपरेटिव है। तो उस कारण क्या होता था ना, बच्चे बहुत कंफर्टेबल हो जाते थे मेरे साथ, और मैं उनको सिखाती थी जिस तरीके से वो ग्रास्प कर लेते थे और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते थे। देन गेम्स में भी भले मैं ना जैसे फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलूं, बट वो जो बाकी लोगों को जो चीयर अप करके तुम खेल सकते हो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू, ये मेरा बचपन से डेवलप हुआ। और आज के जो पर्सनालिटी में मैं बोलूंगी जो स्ट्रेंथ है, वो है बैडमिंटन, ये सब चीज, ऑर्गेनाइजिंग और लाइफ स्किल्स। बैडमिंटन, और पापा ने यही बोला, ईमानदारी से काम करो। मेरी सिस्टर की मैच थी, मैं लाइनमैन थी, फाइनल पॉइंट था, शटल सिर्फ मैंने देखा था, सबको लगा कि वो आउट है, और मैंने इन बोला और मेरी सिस्टर हार गई। अच्छा। लेकिन पापा ने जो हमें सिखाया है कि कभी भी न्यूट्रल रहो, मतलब यू आर ऑन दैट रोल, देन यू शुड बी एकदम ऑनेस्ट। डिप्लोमेसी नहीं सीखी। तो इस तरह से हमने जो सीखा है, लाइफ स्किल, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट,
अमेच्योर्स को कैसे देखना है, उनको कैसे सपोर्ट करना है, किसी को भी नीचे नहीं दिखाना है, चाहे लोग अपमान करे, आपको कुछ भी गाली बके, लेकिन आपको पलट के जवाब नहीं देना है। इतने अच्छे संस्कार माँ, मम्मी और पापा दोनों ने दिए हमें। और कैरेक्टर को हमने बहुत अच्छे से संभाला है। कभी आज भी कोई आज भी मैं इतने जेंट्स में जाती हूँ, कोई मेरे पर उंगली नहीं उठा सकता है। तो इस तरह से हर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ हम बने हैं। 10th 12th में लगा कि डॉक्टर बनेगी या इंजीनियर बनेगी, तो पीसीएम भी ले लिया, पता नहीं क्यों लिया। ना डॉक्टर बनी ना इंजीनियर बनी, तो फिर क्या करूँ, तो चंद्रपुर में नया नया आया था लॉ, तो चलो कि ठीक है, तो लॉ किया मैंने। बार काउंसिल का सर्टिफिकेट लगा हुआ है यहाँ पे, 5 साल लॉ किया। हाँ, एक और अच्छी चीज वहां पे हुई कि बेस्ट लीगल एड वर्क का अवार्ड मिला। ग्रेट। पहली लीगल एड वर्क जो शुरू हुआ था, तो पहला वो कैंप हमने अटेंड किया है। पहला लोक अदालत जो इंट्रोड्यूस हुआ था, वो लोक अदालत पहला हमने अटेंड किया। कॉलेज बहुत सिंपल सा घर था, उसमें भी हम लोग सर के टीचर्स के घर घर जाके पढ़ के आते थे। 5 साल बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन साथ साथ में अदर एक्टिविटीज बहुत जोरों शोरों से थी। अपना उत्सव में मैंने मराठी डांस जो होते हैं ना, वाघ्या मुरळी, 7 मिनट्स का डांस, 100 घुंघरू पहन के मैंने पूरा डांस कोरियोग्राफ भी किया और परफॉर्म भी किया। तो इस तरह से एक मेरा जो लेवल था, नागपुर यूनिवर्सिटी कलर होल्डर, मतलब उस कलर होल्डर ये बोलते हैं कि नागपुर यूनिवर्सिटी के बैडमिंटन टीम में टॉप 5 में थी मैं, और वो स्टेट्स भी खेलने जाती थी। लेकिन हमेशा पापा किसी के साथ नहीं भेजा, पापा ने खुद लेके जाते थे। उसी में मेरी एंगेजमेंट हुई 4th ईयर में। दैट वाज जस्ट कि रिलेटिव बन के आया और उन्होंने बोला कि नहीं शादी करनी है। तो अब शादी के बारे में मेरा ऐसा ख्याल था कि वो मेड़ावा, सब लोग आ रहे, देख रहे, रिजेक्ट कर रहे, हाँ बोल रहे, वो ये सब देख के ना, सही में बता रही हूँ, शादी के नाम मामले में मैं थोड़ी डरी हुई थी। तो शादी फिक्स हो जाए, काम खत्म। एक काम खत्म। तो जैसे ही रिश्ता आया, मैंने अरे ये तो काम खत्म हो रहा है, शादी फिक्स हो गई, काम खत्म। 5th ईयर शादी तैयारी और 5th ईयर की पढ़ाई, लास्ट 2 मंथ्स थे, शादी हो गई थी। हस्बैंड बोले नहीं वो एग्जाम के टाइम पे जाना, पापा बोले खींच के ले आए। 2 महीना पापा ने बैठा के पढ़ाया और कंप्लीट करवाया LLB, नहीं तो पता नहीं मेरा होता भी नहीं। इतना आपने बहुत सारा अचीवमेंट किया है, और जिस तरीके से आपका ये जर्नी में देख रही हूँ, उसमें ये समझ में आ रहा है आपने स्पोर्ट्स में थे या ड्रामा है या आर्ट है या स्टडीज है, हर चीज में आप एक्सीलेंट थे। हर चीज में आप प्रोफेशनलिज्म के दायरे तक आप गए थे। आपके माँ पिताजी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे, थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। और मुझे यहाँ पे दर्शकों को ये बताना मुझे लगेगा कि ज़रूरी है कि जितना आप पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उतना ही आपका जो बच्चा है वो थोड़ा सा इन्हांस होगा, उसकी पर्सनैलिटी जो हो इन्हांस होगी। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, माँ और पिताजी का थोड़ा सा संक्षिप्त में बैकग्राउंड बताएंगे तो अच्छा होगा। मम्मी मतलब जहाँ पे एजुकेशन को बहुत ज्यादा उन्होंने, नाना जी ने प्रायोरिटी दी, तो सभी बहनें वो जो है सब ग्रेजुएट है। और आगे भी उनका था कि मुझे जॉब करनी है। लोकांजी शाळा नागपुर में मम्मी टॉपर थी। ओके। ग्रेजुएशन हुआ है क्या आपकी मम्मी का? हाँ, ग्रेजुएशन बीएड शादी के बाद हुआ है। संस्कृत, साइकोलॉजी, फिलोसफी ये सब्जेक्ट्स थे। लेकिन एक डॉक्टर बनते बनते वो पढ़ाई नहीं हो पाती थी, उसको चश्मा नहीं देने दिया क्योंकि शादी नहीं होगी। तब भी वो उस मुश्किलों में भी पढ़ के उसने अपना जितना पॉसिबल है उतना एक्सीलेंट किया। और पापा का था कि पापा 9 साल के थे और पापा के फादर की डेथ हो गई, तो पापा इधर उधर पले बड़े। दादी मेरी, दादा और दादी में 40 साल का फर्क, तो नेचुरली दादी भी इतना दादी में 40 साल का फर्क, 40 इयर्स का फर्क। मतलब पापा के जो सौतेले भाई है वो पापा से भी बड़े हैं। मतलब आपकी दादी 40 साल छोटी है? हाँ, दादा से? हाँ, तो सौतेले भाई जो है वो दादी से भी बड़े हैं। तो वो जमाना वैसे ही था ना। लेकिन पापा को एज अ पेरेंट कोई प्यार ऐसा नहीं मिला।
हाँ, ना भाइयों का उतना हाँ, मिला। हाँ, हाँ। वो जो बने हैं वो डंडार में बने, वहां ड्रामा उनको पसंद आता था, तो बाकी बच्चों वो जैसे क्या गांव में। करते थे पापा? पापा फिर जैसे ग्रेजुएशन स्कूल टीचर बने, और जिस स्कूल में पढ़े उसी स्कूल में टीचर बने, उसी ओके, स्कूल में हम भी पढ़े। ओके। और ड्रामा वहां पे करवाते करवाते एक उनका था कि ये मेरा पैशन है। लेकिन इनको लगा कि सिर्फ स्कूल टीचर बन के मेरा डेवलपमेंट नहीं है। तो उन्होंने एलआईसी, किसी ने बताया कि ओके। एलआईसी की पॉलिसी बेच, तेरे को मिल जाएगा। साइकिल पे गांव गांव घूम घूम के उन्होंने एलआईसी की पॉलिसी बेची। और तब पापा का जो सपना था कि मेरा एलआईसी का खुद का ऑफिस रहेगा। आज बहुत बड़ा घर में ऑफिस है। जब किसके कंप्यूटर नहीं थे तब पापा ने 1991 में घर में कंप्यूटर लगाया। ओके। इसलिए मैंने वो देखा है पापा का, जो चीज की नहीं है तो रोते नहीं बैठे, उन्होंने अपने बलबूते पे लाया। और ये पेरेंटिंग मिली है। और मम्मी भी इम्पोर्टेंट कि मम्मी और पापा का रिलेशन, हमने बहुत पॉजिटिव रिलेशन देखा। मम्मी ने कुछ चीजें अपनी छोड़ी, क्योंकि उनका घर कैसा था, पापा दिखने में कैसे थे। लेकिन एक ठीक है, मम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके चॉइस की शादी नहीं हुई थी। लेकिन आज बोलते हैं कि मुझे कोई कमी नहीं है। जितना प्यार पापा ने दिया, तो उनको बिल्कुल अफसोस नहीं होता है कि मेरी इनसे शादी क्यों हुई। तो अभी आप मम्मी और पापा दोनों एलआईसी एजेंट है और दोनों ये चला। और मेरी छोटी सिस्टर भी एलआईसी एजेंट बन गई है, सेकंड नंबर वाली। सेकंड नंबर वाली। और थर्ड नंबर वाली सिस्टर थर्ड क्या वाली करती है? हम दोनों का था नागपुर जाके पढ़ाई करना है। हाँ। पापा ने जाने नहीं दिया, बोले जो मैं कर पाऊंगा तुम कोई नहीं कर पाओगे। तो अभी वो थर्ड नंबर तो वाली उसको नागपुर भेज के प्रोफेशनल कोर्स करवाया। शी इज आर्किटेक्ट, ओके, ग्रेट। बीआर्च, और इंटीरियर डिजाइनर में उसका बहुत अच्छा नाम है। तो तीनों बहनें अपने अपने एरियाज में बहुत खूब है। सेकंड नंबर भी सिंगल पेरेंट है। इतने उसके उतार चढ़ाव आए। उसकी बेटी मेंटली चैलेंज हो गई थी डॉक्टर की गलतियों की वजह से, बट वो भी लड़ाई हमने सब मिलके लड़ी। तो घर में जितनी भी लड़ाई है, छोटी बहन कैंसर से निकली, तो जो भी लड़ाई आई किसी के भी लाइफ में, हमने तीनों ने हाथ पकड़ के, मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और मिल के ये लड़ाई जीती। आप अभी इतने अच्छे बैकग्राउंड से और इतना अच्छा पेरेंटिंग आपको मिला, और मम्मी पापा भी बहुत अच्छे, तभी वो टाइम पे ग्रेजुएट होना या वो टाइम पे टीचर या एलआईसी एजेंट बनना, वो बहुत बड़ी चीज है। और एलआईसी में उनको दोनों चेयरमैन्स क्लब मेंबर पहली कपल है जो पूरे जोन में चेयरमैन्स क्लब मेंबर, मतलब फ्लाइट की टिकट लेके उनको मिलती है कंपनी से। और पापा का मुंबई में 1969 में उनको फेलिसिटेट किया गया कि सबसे ज्यादा बिजनेस किया। ग्रेट। तो ऐसे बैकग्राउंड रहने के बावजूद भी फिर आपकी शादी जल्दी क्यों करवाई? मैं बोली कि शादी हो रही है। अच्छा। घर बना था, पापा के पास पैसे नहीं थे। मेरे हस्बैंड बोले कि 2 रुपए का रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, वो भी मैं कर लूंगा। तो उस जमाने में क्या बोलते हैं, पैसा मांगते थे लोग। हाँ, डाउरी। डाउरी तो डाउरी से बहुत डरती थी मैं। अच्छा। तो और मेरे हस्बैंड ज्यादा सुंदर दिखने में, अच्छा, एकदम तभी। बाप रे बहुत डिमांडिंग में थे सबके। और मुझे उन्होंने पसंद किया तो थोड़ा मुझे लगता ऐसा था लगा बाप रे कि हाँ। कि आए ना, चलो कर लो बाबा शादी। ओके। फिर उन्होंने ये भी बोला कि मैं तुम्हें एक्टिविटीज करने दूंगा, ये वो। एनटीपीसी तो सुना भी नहीं था। टाउनशिप लाइफ, अच्छा एमएससीबी के जैसा है, तो मुझे क्लब में काम करने तो मिलेगा। उसके बाद, मैरिज के बाद वाला आपका जर्नी तो या ये करियर, सब एंथू लेके मैं मैरिज में पहुंची। आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन ना, एक मैरिज क्या होती है ये हमारे ना संस्कृति में या हमारे समाज में सिखाया नहीं जाता है। बहुत सारी चीजें दबा के रखी है। आज मुझे लगता है कि अगर मैरिज क्या है ये अगर हमें सिखाया जाता, तो आज मेरी मैरिज जो मैं जहाँ पे मैंने सफर किया, बहुत प्रॉब्लम्स से निकली हूँ, वो नहीं होता। मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूंगी, ना हस्बैंड को ना उनके फैमिली को। लेकिन ये फैमिली सेटअप, मैरिज क्या है, मैरिज इंस्टीट्यूशन क्या होती है, उसके अंदर जैसे मम्मी पापा के रिलेशन मैंने बहुत अच्छे देखे, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग हमारे भी अच्छे हो जाएंगे। करेक्ट। इट इज नॉट लाइक दैट। पूरा कल्चरल डिफरेंस, उनके यहाँ पढ़ाई ज्यादा, किसी का नहीं जाना। और ये हमें अजीब सा लगता था। बिहार में पले बड़े, अब बिहार की मेंटालिटी अलग थी।
अच्छा, वो अलग बैकग्राउंड के हैं क्या आपके? बिहार में पले बड़े हैं पूरा, Okay. बीआईटी मिश्रा से। ओके। तो ये आईआईटीएन का दिमाग अलग होता है, अच्छा, बहुत लॉजिकल होता ओके, है, हाँ, बहुत हाँ, क्रिटिकल एनालिटिकल हाँ, होता हाँ, है। हम्म, तो मेरा कुछ भी काम उनको पसंद ही नहीं आता था। ओके, और हमारे यहाँ क्या रहता था, पापा थोड़ा भी हम करे, हम सब मिलके एक दूसरे की बहुत तारीफ करते थे। और इनको बड़ी हंसी आती थी, इतने क्या है, मतलब वो फर्स्ट भी आ जाए तो भी तारीफ नहीं करना है। तो ये जो आपने ये जो करियर आपका शुरू किया, काउंसलिंग का जो करियर शुरू किया, वो कहाँ से शुरू किया और क्यों शुरुआत हुई इसकी? मैरिज के अंदर जो मेरे अप्स एंड डाउन्स आने शुरू हुए, आई ट्राइड ऑल करियर, मैं क्या करूं मैं, क्योंकि देखिए मैरिज में भी मैंने एक चीज देखी, अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम है आपका, मोस्टली औरतों को, लेडीज को, आप चाहे वो पॉकेट मनी कैसे भी करें, बट अगर आपके पार्लर के लिए, कपड़े के लिए, आपके खुद के खर्चे के लिए हस्बैंड को पैसा मांगना पड़ रहा है, तो वहां पे आप पूरे अंदर दब जाते हैं। ये मैंने फील किया है। और जब भी मेरी गलती नहीं है तब भी मुझे गलती की सजा मिलती थी। क्यों? तो अपने यहाँ बताया जाता है कि अरे वो हस्बैंड है, वैसे बोलता है मिट्टी पालो, हाँ क्या करो? मिट्टी पालो, मतलब अच्छा, उसके ऊपर मिट्टी डालो, मिट्टी डाल दो, हाँ, मैं हाँ, मिट्टी पालो। उसने गाली भी थी तो मिट्टी पालो। मतलब हम समझ। तो ये जो चीज अभी मेरे काउंसलिंग में आती है लेडीज मेरे सामने, तो वो जैसे बोलती है ना, तो मेरे अपने कुछ कुछ लाइफ के इंसिडेंसेस याद आते हैं। जैसे गरम गरम खाना फेंक दिया, तो आई वॉज 1 आवर अंडर शॉवर कि मैं कर क्या रही हूँ। कभी खुद को जैसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हम देखते हैं, तो ये मैं और बाकी इंसिडेंसेस पूरा मिला के मैं बताना चाहूंगी, ये बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को हर्ट कर रहे हैं, गरम गरम चम्मच से हर्ट कर रहे हैं, और वो दर्द फील नहीं हो रहा है क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस के कारण आप वो दर्द भी फील नहीं कर पा रहे हैं। आपको चाहिए, कुछ चाहिए, लेकिन लाके नहीं दे रहा है कोई आपको, मतलब वॉमिटिंग आ रही है, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करूं। और उस दर्द में आदमी क्या करता है, तो ये दर्द हम देते हैं, एक दूसरे को देते हैं, मुझे नहीं लगता एक दूसरे को देते, ये खुद को देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या मुझे लगता है हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर हो क्या रहा है। और उस समय सबसे ज्यादा मैंने ये चीज देखी, जो इश्यूज मोस्टली होते हैं, इंटीमेसी। मैं अपना सेटिस्फैक्शन किसको बोलूं कि हो रहा है नहीं हो रहा है, वो गुस्सा मैं कहीं और निकालती हूँ। देन अगर मैंने खाना बनाना मुझे पसंद नहीं है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस, क्योंकि अगर ये काम करना है आपको, कुछ अदर एक्टिविटीज करनी मिल रही है, तो आपका घर का खाना, झाड़ू पोछा, ये सब आपका काम है, करना ही पड़ेगा। उतना स्टेमिना कहाँ से लाए हम, एनर्जी कहाँ से लाए। मैंने वो एडवोकेट के लिए प्रैक्टिस करने की कोशिश की। तो बच्चे, अब ये बच्चे होने के बाद बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नेचुरली माँ की है। करियर में फिर से गड्ढा, फिर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि अपने हाथ में पैसा आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको तो सबसे पहले बच्चे को संभालना है। अब वो आज की जनरेशन भी वही प्रॉब्लम से जा रही है। अच्छा, बच्चे को संभालने के या खाना बनाने के या झाड़ू पोछा के पैसे आपको कौन दे रहा है? क्या आपका वो काम काउंट हो रहा है? क्या वो एक इज्जत आपको उस काम की मिलती है तो आप खुशी से कर रहे हैं, नहीं मिल रही है तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, किसकी हेल्प लूं। समाज में कोई हेल्प करने वाला नहीं है, 10 सजेशन और आपके ऊपर लादने वाले लोग हैं। लेडी है, अगर मैं कुछ एक्टिविटीज कर रही हूँ, लेडीज क्लब में मेरा नाम था, वहां फोन आता था, घर में प्याज नहीं है, तुम क्या रही हो, और वहां मुझे फेलिसिटेट किया जा रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी। घर वाले आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं, तब बहुत दुख होता है। फेलिसिटेशन बाहर हो रहा है, बाहर हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, और घर में हम लोग इतनी सारी सब्जियां, आज भी देखिए लिफ्ट में दिखती है, डीजे एजीएम लेवल, डायरेक्टर लेवल की, सीओ लेवल की, घर आते आते हस्बैंड जाके सो जाता है, और ये जाके अपना दड़ंगे हूँ नेता है, मैं भाजी ला रही हूँ, ये सब करेगी। क्यों? क्योंकि हस्बैंड को वो पिसा हुआ वही चाहिए, प्योर चाहिए, घर वाले बच्चों को सब ऑर्गेनिक चाहिए, सब्जियां हाथ की, मम्मी के हाथ की चाहिए।
सही में बता रही हूँ, ये हेलीकॉप्टर मॉम बनते बनते ना ये मैं भी थक गई थी, बहुत थक गई थी। और ये थकान के लिए अब अभी करूँ कैसे, किसको हेल्प मांगू? मैं पूरा नागपुर घूमी, पूरा पुणे घूमी, बहुत बहुत है। ऑनलाइन जब नेट शुरू हुआ तो वो भी ढूंढा मैंने कि कोई तो मुझे समझाए, इससे मुझे बाहर निकाले। लेकिन तब तक घर वालों ने मेरे ऊपर ले लिया था। चाहे छोटी बहनें हो, चाहे बड़े हो, चाहे कोई भी हो घर वाला, ऐसे कैसे खर्चा नहीं कंप्लीट हो सकता है? 3,000 में कैसे खर्चा नहीं हो सकता है? बच्चों को मोबाइल मत दो, बच्चों को ये मत दो। अगर हस्बैंड की कैपेसिटी, जो हस्बैंड के और फ्रेंड्स हैं उनके बच्चों के पास जो है वही चीज़ें अगर मेरे बच्चों के पास नहीं है तो बच्चों को तकलीफ नहीं होगी? होगी। लेकिन हमें क्या बोला जाता है, आपके लिए नहीं है वो, आप नहीं डिजर्व करते हैं, आपको वो मांगने का हक नहीं है। ये मेरी नहीं है, और भी आप और भी स्टोरी सुनिए लोगों से। ये चीज़ों से जब गुजरती है तो बच्चों के ऊपर बहुत खराब असर होता है। जिस तरीके से आपने अभी ये बताया कि आपने ग्रेजुएशन साइंस में किया ना, कौन से सब्जेक्ट में था आपका ग्रेजुएशन लॉ में है। लॉ में किया आपने, ठीक है। और उसके पहले ही शादी, लॉ होने से पहले ही शादी हुआ और उसके बाद आपने लॉ कंप्लीट किया। लॉ की डिग्री होने के बावजूद भी, लॉ मतलब आप राइट्स जानते हैं, आप कॉमन इंसान नहीं है, है ना। राइट जानने के बावजूद भी, एक लीगल डिग्री लेने के बावजूद भी, इतना बिफोर मैरिज इतना प्रोफेशनल अच्छा करियर होने के बावजूद भी, पेरेंटल इतना होने के बावजूद भी, आपने काउंसलिंग ही क्यों चुना? आपने बोला लॉ, मेरा जो वाइवा था ना वो सेक्शन 125 हिंदू लॉ, दैट मीन्स मेंटेनेंस पे। और उसका काम मुझे ही जरूरत पड़ेगी, मुझे मालूम नहीं थी। लेकिन जो एक्चुअल सीन मैंने एक्सपीरियंस किया, जो लोग जाते हैं कि भाई मुझे फाइनेंशियल हक चाहिए, मैं इससे गुजर रही हूँ, मुझे घर में नहीं मिल रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे बच्चों की फीस कैसे भरूँ, ये सब दौर से। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई राइट्स, ये मेरे राइट्स है, मेरे बच्चों के राइट्स है, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा गलत फहमियाँ और ये सब के वजह से बच्चों का पूरा लाइफ का एजुकेशन का नुकसान। कोर्ट क्या करता है? मैंने बहुत लोगों को कोर्ट भेजा, देखा मैंने करता क्या है, दो वकील ना अपने अपने बस मेरा पेट कैसे इससे पले इसमें लगे हुए रहते हैं। लीगल एड जो मैंने अवार्ड लिया, लीगल एड क्या होता है? जो लेडीज फीस नहीं भर सकती है उनके लिए ये फ्री लीगल एड वर्क होता है, जो कि सिर्फ एक नाम मात्र है। और हमारे जैसे लोगों को तो वो देते ही नहीं है, बोलते हैं आप अच्छा वकील लगाओ, और वकील लगा लेगा 2-3 लाख आराम से। कहाँ से लाएंगे? अपने बच्चों के फीस के लिए पैसे नहीं है तो हम सोना बेचेंगे ना, सोना बेच बेच के भाई बच्चों की फीस तो भरनी है ना। किया मैंने, किया, लेकिन उसके बाद भी गलती किसकी? सुनती नहीं है, लड़ाई करती है, क्लब में एक्टिविटीज करती है, इसलिए इसको नहीं मिलता है कुछ भी। इस तरह से घर वाले ही जब बात करते हैं तो हम अपने माइंड को कैसे संभाले? काउंसलर्स ढूंढे, काउंसलर बहुत अच्छे मिलते हैं, घड़ी लगाते हैं, हाँ बोलो, आधा घंटा हो गया, घड़ी बंद, 500 रुपया दो, जाओ। ये इस तरह से काउंसलर, ऐसी काउंसलिंग 1 घंटा तो मुझे वो समझाने में बताने में लगेगा, उनके पास टाइम ही नहीं है। दूसरी चीज, सिर्फ काउंसलिंग से बात नहीं होती है, क्योंकि हमारे अंदर वो जो आवाज की वजह से 10 साल आई वॉज सफरिंग विथ हीमोग्लोबिन डाउन, थरथराती थी। जो लड़की कार चलाती थी 18 ईयर्स के एज में, वो लड़की कार के 2 व्हीलर नहीं चला रही थी, स्टेप्स डाउन नहीं, मतलब सीढ़ी चढ़ना उतरना डर लगता था, इतनी फियर में गई थी। मनी पर्स खर्चा करते सुन सुन के मनी पर्स को हाथ नहीं लगाते। 2 साल मैंने मनी को हाथ नहीं लगाया, जो बोलते बेटा तू कर, मैं नहीं करूंगी, पूरी डाउन। लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, जो मैंने स्टार्ट किया था अपने बच्चों के लिए, दार्जिलिंग क्लब और स्पेक्ट्रम ऑफ आर्ट्स, ये मैंने जो काम शुरू किया था। और उसके लिए मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट स्पेशलाइजेशन इन ड्रामेटिक्स 2 साल ऑथेलो करते करते मेरा कथारसिस हुआ। जो आप बोल रहे हैं कि ये सब स्ट्रेस
मेरे टाइम टू टाइम प्रोसेस नहीं होते तो आज मैं कैंसर से मर जाती। ओके। क्योंकि एक जगह पे डॉक्टर ने बोला कि शायद ये बोन मैरो बायोप्सी करनी पड़ेगी, हीमोग्लोबिन में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जो रिकॉर्ड बोले नहीं ये तो जरूरत नहीं पड़ रही है। इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो मेरे एमएफए को, जहां मैंने प्रोसेस कर करके वो फियर निकाले थेरापेटिक वे में। आप अपने आप हुआ कॉलेज में इम्प्रोवाइजेशन प्रोसेस होती है जो मैं पढ़ते पढ़ते मेरे ऊपर हुआ। एंड देन ये मैंने बुक निकाली, आपने निकाली, यस, Who am I? हु एम आई। और इसके जो स्टोरीज है वो रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ द लेडीज हु हैव गॉन थ्रू सच ट्रॉमास, जिन्होंने मेरे साथ शेयर की। हमने एज इट इज नहीं, उसके कैरेक्टर चेंज करके, मेरी फ्रेंड्स है जो मुझे स्टोरीज फॉर्म में लिख के उन्होंने दी। बिकॉज दैट टाइम मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि आई वॉज नॉट एबल टू राइट ऑल्सो। अगर लिखती भी थी तो ऐसे नसें फूल जाती थी, नहीं बैठ ही नहीं पाती थी, मैं सो जाती थी एकदम, 2-2 घंटे 3-3 घंटे दिन में भी सो जाती थी। खाना कैसे बनाती थी, दाल चावल चढ़ाती थी फिर सो जाती थी, फिर गैस ऑन करती थी फिर सो जाती थी। बहुत मुश्किल से निकाले, लेकिन ये मैंने बुक निकाली। आप ये देख रहे क्वेश्चन मार्क के अंदर ये बंधी हुई 2 डोरियां, ये इसी के कारण हीमोग्लोबिन हमारा डाउन होता है या कुछ भी असर होता है फिजिकली। क्यों होता है? ये क्वेश्चन मार्क है हु एम आई, जहां पे हमारा सेल्फ गया हुआ है, डाउन नहीं है, सेल्फ पता ही नहीं है कौन हुए। देन डोरी बंदी है, हम कठपुतली बने हुए हैं, लोग नचा रहे हैं, तू ऐसा नहीं करती है ऐसा कर, तू ऐसा नहीं करती है ऐसे कर, तेरे को ये नहीं आता ऐसा कर, तू तो सुनती ही नहीं है, तू तो हमारा सुनती ही नहीं है कठपुतली। लेकिन जिस दिन मुझे समझ में आया ये कठपुतली नाच की वजह से ही मैं पूरा अपना डाउन, मेरे बच्चों का मैंने पूरा भविष्य बर्बाद किया, मैंने अपने पहले तो निकाल दिए। नहीं चाहिए, कठपुतली बनना ही नहीं है। और जो मैं सिखाती हूँ वो मैंने पहले खुद किया है, खुद आजमाया है। और काउंसलिंग के नाम से जो मार्केट में पैसा ले रहे, नहीं चाहिए। रियल काउंसलिंग क्या होती है ये मैंने एमएफए में पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट्स, औद में मैंने 1.5 महीने का पीडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा थ्योरेटिकल वर्कशॉप अटेंड, मतलब क्लास किया पूरा। स्टडी टेक्निक, बच्चों की पढ़ाई, टीनेज क्या होता है, एडोलेसेंस क्या होता है, वो पेरेंटिंग फॉर पीस में 10 साल से पढ़ा मैंने। देन खुद के ऊपर मैंने काम कैसे किया, लैंडमार्क जो प्रोसेस होता है, फोरम, एडवांस, एससीएलपी में कुछ समझ में आया। फोरम में तो पूरा टर्मिनल है, फालतू है, मैं भी बाकी लोग इससे सा चिल्ला रही थी। एडवांस में उन्होंने मुझे निकाला पैसे के डर से। दैट टाइम, आज मैं ईमानदारी से पैसे मांगती हूँ। हाँ, ये है कि मैं पहले समझ लेती हूँ कि सामने वाला फाइनेंशियली इकोनॉमिकली स्ट्रांग है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं उसको वापस नहीं भेजती हूँ, इतना देती हूँ तू कमा, उसके बाद मेरी फीस मुझे भर दे। तो जैसे आपने लॉ किया, फिर आपने, क्या ऐसी वजह थी कि आपने लॉ कंटिन्यू नहीं करके, जो आपका प्रोफेशनल डिग्री था वो नहीं कंटिन्यू करके आपने नई कुछ चीजें सीखी जैसे काउंसलिंग, और उस चीज को आपने प्रोफेशनल में डाला? क्यों, ऐसा क्या? ग्रेट। जब मैंने कोरबा में ज्वाइन किया था कोर्ट, और मैं जाती थी, मैंने अभी बताया था आई एम नॉट अ मैनिपुलेटर, ट्रस्ट, मैं गरीब लोगों को ऐसे देख नहीं सकती, मैं मांग नहीं सकती। मेरे सीनियर बहुत हंसते थे, मेरे क्लाइंट को तो बिना पैसे के छोड़ दे रही है ऐसे। बोले सर उसके पास पैसा ही नहीं है। ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे प्रोफेशन में यू आर नॉट मेड फॉर दैट। MSW करो और एनजीओ खोलो, सोशल वर्क करो, ये मत करो। तब मैं समझ में आया कि ये मेरी पर्सनैलिटी में नहीं है। तो ये पर्सनैलिटी होती क्या है, ये तो हमें पता नहीं था। पर्सनैलिटी एज सच कुछ एनालिसिस होती है जहां पे आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके बिहेवियर में पैटर्न लाते हैं, और जब वो पैटर्न आप समझते हो तब आप करियर चूज करते हो, तो वो करियर को आप 100% देते हो। और ये पेन्स ने मैंने मुझे एनालिसिस करके, मैंने किसी के ऊपर गुस्सा ब्लेम नहीं किया। आई स्टार्टेड थिंकिंग, लिसनिंग, भाई ये ऐसा करता क्यों है, मतलब तो सामने वाला इंसान आपके ऊपर अत्याचार करता क्यों है? अच्छा।
और ये जब मैंने स्टार्ट किया तो घर से ही स्टार्ट किया। मैंने देखा कि माय हस्बैंड वाज नॉट हैप्पी विथ हिज वर्क। एक लेवल थी बहुत हैप्पी थे, तब तक हम हैप्पी थे। जहाँ पे उनको जो डिपार्टमेंट चाहिए था, जो काम चाहिए था, वो वर्क प्लेस में नहीं मिल रहा था। ही वॉज लिटरली क्राइंग, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। और उसी कारण मैं एनटीपीसी या किसी को नहीं दोष दूंगी, लेकिन हम अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो काम मिलता है, जॉब मिलता है, वो अगर नहीं मिल रहा है तो हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। और एक 40-50 के एज के बाद जो एक हार्मोनल चेंज जो मेनोपॉज लेडीज का होता है ना, वैसे ही जेंट्स का भी होता है, ये हमें नहीं पता, एंड्रोपॉज। और उसमें उनकी जो एनर्जी पहले थी सब सहन करने की, वो चली जाती है। और फिर उनको क्या हुआ कि वो लोनलीनेस, मैं नागपुर में, वो इधर उधर, तो ही वॉज नॉट एबल टू सस्टेन, वो खुद को नहीं संभाल पाए। फिर उनको संभालने के लिए मैंने जो एफर्ट्स लगाए पूरे एनटीपीसी में जा जाके काफी चीजें ऑप्शंस में निकाले, तो ये स्टडी करते करते एक चीज समझ में आई, जो इनका फियर है, जो इनकी पर्सनालिटी बनी है, सब आर्ट सब आते हुए भी ही हैज नॉट यूज्ड इन हिज टीनेज। जैसे कि टीनेज में जब वो पढ़ते थे तो सिर्फ क्या, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो जो एसक्यू वो वीक था। बट ओरिजिनली ही वॉज वेरी गुड टैलेंटेड सोशल क्वेश्चन आर्टिस्ट। और वो आर्टिस्ट, वो जो चीज उसकी थी, उसको कहीं पे एप्रिसिएशन नहीं मिला, उसने पूरा दिया नहीं, वो यूज नहीं हुआ, उस कारण उसको बहुत दर्द हुआ है। जो दर्द वो समझ नहीं पाए, वो मुझे काउंसलिंग की, ये सब अभी स्टडीज करते करते समझ में, अच्छा बिकॉज ऑफ दिस ओनली। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया है, आपने कब काउंसलिंग लगाया? ये पढ़ते पढ़ते एमएफए के साथ साथ मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, तो ये प्रोफेशनल? हाँ, बस उसको नाम काउंसलिंग नहीं था। अच्छा, हाँ, बट ये जो ये प्रोग्राम्स होते थे 7 डेज के। लेकिन वो जो विजडम है कि मुझे ये लगाना है, वो कहाँ से आया? हाँ, क्योंकि ये तो मुझे समझ में आया, क्योंकि आपकी परिस्थिति, आप बहुत मेंटल स्ट्रेस में, इमोशनल स्ट्रेस में, फाइनेंशियल स्ट्रेस में थी। आप एक वहां से बाहर निकालने का एक दरवाजा ढूंढ रहे थे, या दरवाजा ढूंढ रहे हाँ, थे। हाँ। तो लेकिन वो विजडम कि मुझे ये करने से मुझे ये मिलेगा, ये कहाँ से मिला? जब मैं काउंसलिंग के लिए जाती थी तब अच्छा। मुझे समझ में आया कि यहाँ पे काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। Okay. काउंसलिंग का जो पैटर्न है वो बदलना पड़ेगा। अच्छा, तो वो रिसर्च गैप, हमारे सब्जेक्ट में हम बोल सकते हैं उसको रिसर्च गैप। उसको वो क्या है, वहां पे बैठ के क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर में नहीं होता है। फिर मैंने जब प्रोसेस की खुद की, रेकी जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ रेकी, तो आपके पहले माइंड को शांत करना पड़ता है। हैप्पी थॉट्स, आपके थॉट्स को आपको चर्निंग करनी पड़ती है। फिर वहां से आप डायरेक्ट, मतलब वो वहां से कनेक्ट, फिर सरेंडर होना पड़ता है। ये तब जाके, सिर्फ ऐसे आधे घंटे 1 घंटे बोलने से कुछ नहीं होता है। फिर पर्सनालिटी जो चीज समझ में आई कि हस्बैंड की भी देखी मैंने, IITians की देखी, मेरी खुद की देखी, काफी एनालिसिस करते करते पर्सनालिटी एज सच जो होता है उसके मुझे ना काफी, जैसे DMIT, देन साइकोमेट्रिक टेस्ट के अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग, ये सब ट्रेनिंग फ्री में मिले मुझे सूरत तो में। एट व्हाट एज यू स्टार्टेड? कौन से एज में आपने ये प्रोफेशनल, मतलब काउंसलिंग पढ़ना शुरू किया एज एट द एज ऑफ 40। 40? एट द एज ऑफ 40, जो मेरे 40th बर्थडे मेरा नागपुर में सेलिब्रेट अच्छा, तो किया। अभी आप तभी वो स्टडी शुरू किया, और 42 में शायद वो आपने कंप्लीट कर दिया होगा। वो शुरू, हाँ, उसके बाद मैंने क्लासेस शुरू, क्लासेस भी शुरू किया हाँ, आपने तभी क्योंकि से। कॉन्सेप्ट तो तब से, मतलब 40 ईयर्स से आपने ऑलमोस्ट ही काउंसलिंग का जो करियर है आपने वो शुरुआत किया है। तो अभी ऑलमोस्ट 10 साल वगैरह कुछ हुए रहेंगे आपके, या 8-9 साल? मैं वैसे 2000 से मैंने स्टार्ट किया दार्जिलिंग क्लब, जो बच्चों की, फिर वहां पे भी मेरे पास लोग आते थे काउंसलिंग के लिए, लेकिन वो काउंसलिंग नहीं पता था, हेल्प मांगने आते थे, और मैं खुद भी हेल्प मांगती थी। और 2000 से लेके आज तक बच्चों के साथ, लेडीज के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, देन कम्युनिटी के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ करते करते आज मेरे 25 साल हुए आपको? 26। ओके, 20। अभी ये 26 एज, मतलब ईयर्स में, काउंसलिंग के ईयर्स में आपका अनुभव क्या रहा है? मेरा बैड एंड गुड।
और किस तरीके से उसको और अच्छे से करना चाहिए, ये तीनों चीज थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, अभी आपको और भी एक समझ में आया होगा कि रिलेशनशिप काउंसलिंग। जी। आई वॉज अर्लियर करियर काउंसलर, और ये स्पेक्ट्रम ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स जो होते हैं वो अपने आर्ट्स अगर बॉडी में आते हैं तो आपको वो पावर मिलती है, और वो पावर के साथ जब आप एक्सप्रेस करते हैं दुनिया के सामने, वो कॉन्फिडेंस आप दिखाते हो। लेकिन ये, हाँ, और ये आर्ट्स क्या है, मैं डांस लेती हूँ, मैं ड्रामा लेती हूँ, आई एम गुड इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, अमेच्योर्स को सिखाती थी। तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है, वहां से मुझे अपने आप वो चीजें समझने लगती थी। LAD कॉलेज नागपुर, वहां पे उन्होंने SNDT का काउंसलिंग का, प्रोफेशनल काउंसलिंग का कोर्स लाया था। तब मैंने वहां पे कोर्स किया कंप्लीट, और वहां पे जब डिस्कशन किया तब मैंने हु एम मैं कौन हूँ पे पेपर रिसर्च वहां पे प्रेजेंट किया, और मैम को बोला कि मैम हम परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ आपका कंसेप्ट करते हैं। शी वाज लाइक दैट, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस कहाँ, साइकोलॉजी कहाँ? प्लीज मैम करके देखिए। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। तो उनके जो कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट, ये सब मिक्स करना शुरू कर दिया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है। और फिर उसके अंदर क्वेश्चंस बनाना, तो ये मैंने मतलब इवन टीचर्स भी बोलते थे कि हम लोग यहाँ परफॉर्म, मतलब MFA में डायरेक्शन, एक्टिंग, ये सब रहता था। मैंने वहां पे एक प्रोजेक्ट डाला था, रिमूविंग इनहिबिशन थ्रू द आर्ट ऑफ स्वगत, दैट इज सोलिलोक्वी। अगर एक मालकिन मतलब कोठी की मालकिन होती है, उसका रोल मैंने किया। तो वैसे अलग अलग, कावेरी, तो अलग अलग एज के रोल्स होते हैं। तो वो रोल, वो मालकिन कोठे वाली, वो भी एक इंसान है, उसने कोई चॉइस नहीं लिया था कि मैं ये बनूं। ऐसा क्या हुआ था बैक में कि वो यहाँ बैठी है और इतनी रफ बात करती है, तो उसको वो मिला बचपन में। वो कुछ नहीं, कोई उठा के उसको लेके गया, अच्छा मतलब जन्मी तो अच्छे फैमिली में थी, उठा के लेके गया और उसको बेच दिया। तो उसके मन के विरुद्ध उसको वो करना पड़ा। अब उसके पास लड़की आ रही है, मन के विरुद्ध आ रही है, तो उनको भी वही समझाती है कि देख, तेरा घर में कोई अभी कोई इज्जत नहीं है, घर में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। मैंने भी बहुत हाथ पैर मारे, मत 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 हाथ पैर मार, यहीं पे खुश रह, तेरे लिए कोई लड़का, अच्छा लड़का शादी नहीं करेगा तेरे से, ये बात मान ले, नहीं तो वो दूसरे को बेचेगा तेरे को। तो वो जो लैंग्वेज उसकी, इट वॉज नॉट इजी फॉर मी टू बोल वो लैंग्वेज। तो जब मैं एक्टिंग कर रही थी तो मैम आप सासूबाई जैसा बात कर रहे हैं। तो सासूबाई कैसे बात करती है, वही वर्ड वो कैसे यूज करती है, क्योंकि उसके लाइफ में अलग एक्सपीरियंसेस है। एक मालकिन कैसे वर्ड यूज करती है, उसके लाइफ में अलग एक्सपीरियंसेस है। तो रिलेशनशिप में भी अगर कोई वर्ड यूज कर रहा है, तू तो गधी है, तू कुछ समझ में नहीं आता है, हमें उसको रिसीव नहीं करना है। तो रिसीव नहीं करना है तो कैसे करना, क्या करना है, वो तो अपने आप आ रहा है, जा रहा है अंदर। तो वो प्रोसेस के लिए आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इम्प्रोवाइजेशन थिएटर एंड एजुकेशन। वाह। फ्रीज एंड जस्टिफाई ऐसे गेम्स है जहां पे हम उसको निकाल के फेंकते हैं, अंदर तो आएगा, निकाल के फेंकने के लिए आपको गेम्स चाहिए। अच्छा, तो आपने मतलब आर्ट भी डाला है उसमें, गेम्स भी डाला है, और कम्युनिकेशन भी डाला है, मतलब हर चीज उसमें डाला है। तो एक इनोवेटिव और नया कुछ तो आपने ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं, और 26 साल से आप ये कर रहे हैं। वाह। और अभी भी कंटिन्यूस कर रही हूँ। ये तो मैंने अपने हिसाब से लाया था MFA करके, बट अब मैंने डिप्लोमा किया है इसमें अप्लाइड थिएटर। अच्छा, अप्लाइड थिएटर में। यस, ओके। अप्लाइड थिएटर में डिप्लोमा करके मैंने टेक्निकली सीखना शुरू किया अभी ATI फाउंडेशन के साथ। और अभी आज हम अभी उस पर काम कर रहे हैं। आई गॉट डिप्लोमा, देन ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया उन्होंने, सिल्वर मेंबरशिप में और डेप्थ में जाके मैंने पढ़ाई की। उसमें फोरम थिएटर, अभी पॉश आप देख रहे होंगे, पॉश में बहुत बड़ा काम है। अगर ये सब मेरी जर्नी देखेंगे तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पॉश दुनिया में हो क्यों रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो क्यों रहा है। तो सेक्सुअल हरासमेंट करने वाला कोई इंसान जन्म के नहीं आया, ऐसे ही नहीं पैदा हुआ है, वो सिचुएशंस की वजह से पैदा हुआ है। सिचुएशन की वजह से उसकी वो पर्सनालिटी में
क्रिमिनल या वो चीजें, हाँ और एक चीज है हार्मोनल, ये सब सीखा मैंने। तो पॉश को मैं बहुत अलग तरीके से लेती हूँ, बिकॉज नाउ आई एम लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, कौन सी चीजें इसमें एक्सेप्ट होगी, कौन सी चीजें वर्क होगी, कौन सी चीजें वर्क नहीं होगी। बैठ के जैसे एनएलपी करवा रहे लोग, बहुत वो एक लेवल तक सक्सेस, उसके आगे नहीं करेगा। जिसके बहुत स्ट्रेस होते हैं, कंटिन्यूस चल रहा है, उनको निकालने के लिए पहले डी लर्न, सरेंडर, ये हम सिखाते हैं। देन रोल रिवर्सल, खड़े हो जाओ खुद के लिए, बोलो बोलो जोर से। आप अभी आप मतलब कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हो और काउंसलिंग भी आप करते हैं, Yes. रिलेशनशिप और करियर काउंसलिंग Yes. आप करते हैं। अभी की जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, जहाँ पे मेंटल हेल्थ हिल रहा है, हाँ, रिलेशनशिप हिल रहे हैं, यस, खुद के ऊपर का जो कॉन्फिडेंस है वो हिल रहा है, अभी के टाइम पे आप जो कर रहे हैं वो कितना अप्रोप्रिएट है या कितनी जरूरत है उस चीज की? अभी सब डर रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, हम जैसे डिस्कशन ज्यादा करते हैं, चर्चा करते हैं, और मैं सिर्फ चर्चा पे विश्वास नहीं रखती हूँ। अगर कुछ चीजें हो रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है। ओके। और अगर मेरे पास ऐसे केसेस आई तो मैं एटलीस्ट यहाँ से, मतलब कितनी भी क्रिटिकल केस आ जाए, ये ऑफिस से नहीं उनको 10% सोल्यूशन मिला तो बता दूंगा। अच्छा। इतना भरोसा मुझे है। बाकी 90% उनके ऊपर रहता है, वो कितना फॉलोअप लेते हैं, कितना खुद के लिए खड़े रहते हैं, वो बहुत जरूरी है। सिंपल एग्जाम्पल, कीचड़ है, कीचड़ में आप घुस पड़े हो, आप अपने आप हाथ पैर नहीं मार सकते, अगर मारेंगे ना और अंदर जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग जो है वो बोलने के लिए ऐसे कर वैसे कर, हम हाथ देते हैं। आप एक हाथ केस बता सकते हैं क्या? हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस में जनरली लेडीज समझ नहीं पाती है कि हो क्या रहा है हमारे साथ। अब वहां से निकलने के लिए उनको पहले अपने आप पे खुद के ऊपर तैयार करना पड़ता है कि आप कौन हो। तो मैंने क्या किया, करियर काउंसलिंग का टेस्ट करवाया। पहले वो हस्बैंड वाइफ आए एंड उसको मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा, तुम कौन हो? पता नहीं, पहली बार किसी ने क्वेश्चन पूछा। क्या एज था? वो जस्ट उसका 5 साल का बेटा था। और एजुकेशन क्या था? एजुकेशन उसका MBA हो चुका था। MBA, ओके। पेंटिंग बहुत सुंदर बनाती थी। हस्बैंड बोले कि मैम हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा परिवार, उसको जो चाहिए वो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हो क्या रहा है। तो जब मैंने फिर उससे बात, सिर्फ उतने में समझ गई। बोले सर मुझे इससे ना अकेले में बात करनी पड़ेगी, चलेगा? बोले हाँ, मैं छोड़ के जाऊंगा। तो मैंने उसको होमवर्क दिया और वो गई। फिर उसके बाद आई, और जब मैंने उसका कुछ वर्कआउट करवाया, बचपन के इसमें गए, उसका चाइल्डहुड बहुत हॉरिबल था, जो किसी को नहीं बताया था। वो जस्ट, अब क्या होता है, शादी.com से बातें होती है, कोई बताना नहीं चाहता है, लेकिन वो ट्रॉमा इतना ज्यादा था कि शी वॉज इन फियर ऑफ, अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही थी फ्रॉम फादर। और बहनों को भी निकाला उसने वहां से, बहनों को भी संभाल नहीं पा रही थी। बहनों को निकाल के खुद ट्यूशंस पढ़ा के उन्होंने खुद सब किया, और अपनी शादी भी शादी.com से खुद की। तो ये सब चीज सुनने के बाद मैंने उसका जो है वो इम्प्रोवेशन, जस्ट फ्री जस्टिफाई, रोल रिवर्सल, उसके माध्यम से उसका मैंने वो बाहर निकाला। फिर बहुत रोई, बहुत उसका कैथारसिस हुआ। उसके बाद मैंने करियर काउंसलिंग करवाई, करियर काउंसलिंग, साइकोमेट्रिक टेस्ट। फिर बताया बेटा देख, ये तेरी पर्सनैलिटी है, ये तेरा इम्प्रूवमेंट एरिया है, ये तेरे स्किल्स है, ये इंटरेस्ट है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ना हम तुम्हारा ये बनाते हैं, तुम ये कर सकती हो। बोली हाँ तैयार हूँ। 3 सेशन और लिए, उसने इतनी सुंदर पेंटिंग बना के मुझे दिए। पहले कलर्स बहुत खराब यूज करती थी, सब कर लेती थी, सुंदर बनाती थी, उसके बाद ब्लैक कलर लेके कर लेती थी। उसके बाद उसने इतने सुंदर मुझे बना के दिए। और फिर अभी 2 महीने पहले मुझे उसका कॉल आया, मैम मैं जॉब भी कर रही हूँ, मेरे घर वाले भी बहुत हैप्पी है, और मैं बहुत मजे से हूँ। वेरी गुड।
तो जस्ट क्या था, फैमिली किसी का मतलब किसी की वहां पे गलती नहीं थी, ना फैमिली की ना ससुराल की, खुद के ऊपर काम करना बहुत उसको जरूरी खुद है। को ही नहीं मालूम था। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप एक मौका हमें दीजिए अपने प्रॉब्लम से निकालने के लिए, थोड़ा खुद को दीजिए प्रायोरिटी। आप क्या मैसेज देना चाहोगे स्पेशली महिलाओं को और इन जनरल समाज को? भले उसमें पुरुष हो, भले उसमें यूथ, बच्चों को तो नहीं समझ में आएगा, या समझ रहे तो प्लीज वो भी बता दीजिए। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप? बच्चे को सब समझ में आता है, जी। ये मैंने देखा। अगर आप रिलेशनशिप, करियर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड तीनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे, इसका स्टार्ट होता है बचपन से, शुरू से। उसको स्कूल में एडमिशन देते हैं टाइम ही, स्कूल में जैसे ही जाता है बच्चा, वहां पे भी पेयर शुरू हो गए हैं, मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इफ यू डोंट हैव बॉयफ्रेंड देन यू आर आउट, इट्स लाइक दैट। क्योंकि घर में बच्चे सुन रहे हैं एवरी वर्ड, तो सीसीटीवी है, आप बच्चों के सामने क्या बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 7th स्टैंडर्ड तक उनकी जो ग्रूमिंग है ना, वो पढ़ाई मार्क्स के पीछे नहीं होनी चाहिए, एवरी सब्जेक्ट के साथ बच्चा खेले। क्योंकि उस एडोलसेंस एज जहाँ पे मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो चिल्ला रहा है तो उसको जोर से नहीं चिल्लाना है, तो उसको चिल्ला क्यों रहा है समझना है, तो वो हैंडल करना सीखना है। दूसरी चीज है, वहां से बच्चा टीनेज में जाता है, वहां पे उनके फीलिंग्स शुरू होते हैं, तो उनको वो समझाना है कि बेटा पीरियड्स आ गए मतलब ये नॉर्मल है, फीलिंग आ रहे मतलब नॉर्मल है, तुम्हें किसी से क्रश है क्या, बॉय के ऊपर क्रश है, गर्ल के ऊपर क्रश है, ओपन टॉक होना चाहिए। तो बच्चे को समझते हैं अच्छा ये नॉर्मल हो रहा है, नहीं तो वो मिस यूज करके बाथरूम में घंटों खड़े रह रहा है, या आप बात कर रहे हो तो कैसे गर्ल की बॉय की बात करते हो, ऐसे करके आप हड़का दोगे, तो ये बच्चों के साथ नहीं चलेगा, हमारे साथ हो चुका। क्योंकि हमने अपने सप्रेशन मतलब अपने इमोशंस को दबाना बचपन से सीख लिया, ये बच्चे नहीं सीख रहे। दबाना से भी ज्यादा ना, उसको बातों में लाना कि मुझे ये हो रहा है या मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है, एटलीस्ट वो कम्युनिकेशन में लाना भी इम्पोर्टेंट है, वो भी नहीं। वो भी नहीं था, वो अवेयरनेस ही नहीं था कि हम ये बोल सकते हैं, बोलना चाहिए। तो बायोलॉजी मतलब स्कूलों में भी अभी सेक्स एजुकेशन ये सब आ रहा है, बहुत जरूरी है। देन जब आप कॉलेज डेज में जाते हो तो वो और मतलब बहुत अच्छा ड्रेसअप होने की इच्छा होती है। फिर आजकल हम लोग डिस्कस करते हैं कि लड़कियां कैसे ड्रेस पहनती है, क्यों हम लड़कियों को बोल रहे हैं ना, हमें पहले तो अपने माइंड को, ठीक है अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बोलो ना, लेकिन वो जाके उसको पकड़ना, उसको टॉर्चर करना, ये इनह्यूमन होता है। तो ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, इसके ऊपर आपको कंटिन्यूअस लर्न करते रहना चाहिए। जो कॉलेज में अभी एथिकल कोर वैल्यूज, रिस्पेक्ट फॉर वुमन, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन, ये सब एजुकेशन में आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि ये जा रहा है। तो ये जब आता है तब आगे जाके अगर अच्छा लग रहा है तो बात, डेटिंग शुरू होती है, क्रश शुरू होता है, डेटिंग शुरू होती है, कमिटमेंट हो जाती है। लेकिन जब लड़कियां लड़के प्रैक्टिकल वे में जाते हैं, अरे नहीं शादी के बाद तो मुझे घर चाहिए चाहिए वो चाहिए, तो मुझे ये वाले नहीं चाहिए, फिर वहां पे ब्रेकअप। तो ये रिलेशनशिप को आपने क्या मतलब जस्ट खेल समझ लिया है। तो ये ना समझते हुए पहले कमिटमेंट मत दो ना, एक्सेप्ट क्रश है, इसके भी मैं वर्कशॉप लेती हूँ कॉलेज में कि क्रश होता क्या है, मत दो कमिटमेंट, जाओ डेटिंग करो, बात करके आ जाओ, अच्छा लगता है करो, बट एक मर्यादाएं बोलते हैं ना, सीमाएं वो होती है। देन वहां से जब आप कैंपस टू कॉर्पोरेट जाते हो, तो ये सब करते करते अगर आप ब्रेकअप ये सब लव सेंस ये इसमें फंस गए, तो आपका करियर होता है चौपट। तो आप एक अच्छा निकल जाता है, दूसरा जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, फिर वो स्ट्रेस में जाता है, घर वालों को परेशान करता है, दे गो इनटू एडिक्शन। तो एडिक्शन के लिए रिहैब सेंटर्स है, भेजो। लेकिन रिहैब सेंटर्स में भी काउंसलिंग इस तरह की होनी चाहिए जहां पे उनको वो प्रोसेस करके बाहर लाया जाए, उनके जो ट्रॉमास है वो ट्रॉमास पे काम किया जाए, तो वो इंसान वापस आते हैं, क्योंकि उनको कोई हेल्प नहीं मिली है, दैट्स इट। फिर ये जो कैंपस टू कॉर्पोरेट में जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो इनके बड़े बड़े सपने होते हैं कि मुझे पैकेज मिले। घर वाले भी क्या बात करते हैं, पैकेज पैकेज पैकेज। लेकिन एजुकेशन करते तक क्या बात करते हैं,
तू ना पैकेज की चिंता मत कर, तू अपनी पढ़ाई कर। यहाँ पे मैं करियर काउंसलिंग पहले बोलती, पैकेज कितना चाहिए, इतना चाहिए, इतने मार्क्स लाओ, इतनी ऐसी पढ़ाई करो, एसक्यू करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाओ, ये पर्सनैलिटी डेवलप करो, ये बहुत जरूरी है। फिर पैकेज आता है तो पैकेज को यूज कैसे करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। लेकिन नहीं, अभी मेरे को इतना पैकेज आया, मैं कैसे खर्च करूं, कोई नहीं उसके ऊपर समझ में आता फोकस है। तो लड़कियों की भी लगता है कि मुझे बॉयफ्रेंड ऐसा मिले कि मुझे वो पैसे परफ्यूम ये वो खरीद के दे। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड। अगर हमने वर्कशॉप रखा, लवसेस डे आउट रखा, उसमें नहीं आएंगे, उसमें आप क्या करवाएंगे, अच्छा ये तो हमें भी आता है, हमें क्या चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड चाहिए, कपड़े परफ्यूम, इसी के ऊपर ज्यादा बात। अभी जो महिलाएं जैसे आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव लाइफ में देखे, मोस्टली तो उतारी ज्यादा देखी, क्योंकि शादी के बाद। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ। जब तक आपका मैरिज नहीं हुआ था तब तक चढ़ाव ही चढ़ाव था। Yes. जैसे ही मैरिज हो गया उतारी उतार हुआ। मतलब ग्राफ पहले ऐसा था, फिर एक सट से नीचे, फिर सट से ऊपर। ये जो महिलाएं ये अभी भी इसमें है, ऐसा नहीं कि आप ही है, ऐसे बहुत सारी, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सभी को मुझे लगता है कि पहले तो एक करियर काउंसलिंग का साइकोमेट्रिक टेस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि वो आपको प्रोफेशनली अपना सेल्फ क्या है, आपका सेल्फ क्या है, वो दिखाता है जी। चाहे आपके पास टाइम घर में जो भी जहाँ पे दे रहे, उसको प्रॉपर आप सैग्रीगेट करके टास्क डिजाइन करके डिसिप्लिन में आओ, बहुत जरूरी है। अगर और क्या क्या चीजें मुझे कंटिन्यूस डेवलप करनी है ताकि मैं बच्चों के साथ फ्री हो जाऊं, तो मेरा ये लाइनअप है। तो ऐसा एक टारगेट गोल होने चाहिए। अगर गोल ही नहीं है ना, तो एमलेस लाइफ बहुत डाउन कर देती है। ये सभी महिलाओं को एक विनती है कि मैडम को एटलीस्ट एक बार तो कंसल्ट कीजिए, बिल्कुल, ताकि आपका जो भी लाइफ चल रहा है उसको और अच्छे से लाने के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैं तो सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आइए और एक बार डिस्कस कीजिए, तो उसमें आपका पर्सनल भी रहेगा, प्रोफेशनल भी रहेगा और बच्चे का भी रहेगा, तो ऑलमोस्ट सबका आंसर यहाँ पे मिल सकता है। तो अगर मैं जाते जाते आपको ये पूछना चाहूँ कि आपका फ्यूचर गोल क्या है या आपके फ्यूचर स्टेप्स क्या है अभी? अवार्ड्स बहुत सारे मिले मुझे, ये मेरा गोल था। क्योंकि मैंने देखा कि अरे यार इतना मैं काम कर रही हूँ, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन अवार्ड मिलने के बाद लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है, आप अपनी ब्रांड बनाते हो, आप अपना फेस दुनिया के सामने लाते हो। और ओपन, मेरा फोन नंबर ओपन है, मेरा फेस दिख रहा है। तो जो गलत चीजों से लड़के जो करते थे पहले, अप्रोच करते थे, वो बंद हो गए। अच्छा। क्योंकि मेरा ऑरा, मैंने अपने ऑरा पे काम किया, अपने वाइब्स पे काम किया, अपने आप को इतना स्ट्रांग, इतना वाइब्स, अच्छे वाइब्स के साथ ऐसा बनाओ। अवार्ड्स बाय प्रोडक्ट मिलना है। ऐसे पॉडकास्ट के बिना तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं करती क्या हूँ। घर में आके कोई देखने वाला नहीं है। तो आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, ये मैंने सीखा। और उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वो चीजें मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके, अभी जैसे टाई का चल रहा है। और मैं एक चीज बोल रही हूँ, वुमन एम्पावरमेंट पे बहुत गवर्नमेंट काम क्यों कर रही है, क्योंकि जो एक स्टडी है, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स में बहुत कम लड़कियां जाती है, मास्टर्स के बाद जॉब में जाती है, लेकिन बच्चे होने के बाद पूरा डाउन है। इवन बैंकर्स बोल रहे हैं मैम आप लेडी स्टाफ के लिए कुछ करिए, ये आए तो इतने बढ़िया बैंकर्स होते हैं ये, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं एनर्जी नहीं यूज हो रही है गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो आपका जो टाइम है, जो आप अपने बच्चों के पीछे परफेक्ट मॉम, परफेक्ट वाइफ बनने में लगा रहे हैं, और परफेक्ट होम मैनेजर, हम दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं। बहुत सारी जो लेडीज है जिनको खाना बनाना आता है, लगा लो घर में, उसको जॉब दो, झाड़ू पोछा के लिए उसको जॉब दो। और पहले आप वो जॉब, वो उनके पैसे देने लायक आप खुद बनो, और अपनी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसके ऊपर ज्यादा खर्चा करो। कपड़े ये वो लिमिट में अच्छा लगता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जितना खर्चा करेंगे ना आप, उससे ज्यादा आप पाएंगे, कमाएंगे और खर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि कमाओ, खर्चा करो, खुद के लिए घूमो,
मस्त सोलो ट्रिप्स करो, फैमिली को भी टाइम देना, ऐसा नहीं है, फैमिली भी चाहती है कि मम्मा थोड़ा अपना खुद के लिए भी टाइम निकाले। मम्मा अपना ये जैसे 10-12 के बच्चे बोलते हैं मम्मी तो पूरा वो सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठी रहती है, ट्यूशन टीचर बनती है, कुक बनती है, वो सब हटाओ, वो सब मैनेजमेंट सीखो, एक अच्छी मैनेजमेंट वाली वाइफ या खुद बनो, नॉट वाइफ। और वाइफ एज सच, रात होते ही वाइफ का जो एक इंटीमेसी या इंटीमेसी टाइम होता है उसको कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, बिकॉज दैट एनर्जी, दैट हग इज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आपके हस्बैंड बोलना थक गए और भूल गए, फिर छोड़ दिया, नो, कब दैट इंटीमेसी, दैट नाइट हग, एक दूसरे के साथ शेयरिंग, निगेटिव शेयरिंग बिल्कुल नहीं करना है। ये सब जब करोगे ना, रियली आपके बच्चों के अंदर बहुत अच्छी पेरेंटिंग आप दोगे, घर में हार्मनी दोगे, हस्बैंड जाके अच्छे से अच्छा काम करेगा क्योंकि ही विल बी फ्रेश, और वो फालतू लड़कियों के पीछे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू आर देयर टू टेक केयर ऑफ हिज इमोशंस। आपको समझ में आ जाना चाहिए हस्बैंड को प्रॉब्लम क्या हो रही है। इंटेलेक्चुअल टॉक कीजिए, घर की बातें मत कीजिए, थोड़ा सा गवर्नमेंट क्या कर रही है, इकोनॉमी क्या हो रही है, कहाँ जा रही है, इसके ऊपर टॉक कीजिए। वैसे ग्रुप्स बनाइए, कुछ फाउंडेशन ज्वाइन कीजिए, एनजीओ ज्वाइन कीजिए, हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं उसके लिए। जितना इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन, और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात हो रही है, 60 के बाद लेडीज जो है वो सीरियल और टीवी से चिपक जा रही है, उस कारण उनकी हेल्थ डाउन हो रही है, वो चल नहीं पा रही है, घुटने गए, इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन बंद कर दिया तो हियरिंग प्रॉब्लम आ रही है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, भूलना शुरू हो गया है। ये सब चीज़ों, क्योंकि देखिए आपके एंटीबायोटिक इतनी सब दवाई आई है, 80 साल तो आप जिएंगे, 80 साल अच्छे से जीना है। इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन पे ज़रूर काम कीजिए, अच्छे ग्रुप्स के साथ रहिए, पोएम्स लिखिए, गेम्स खेलिए, लेकिन ये सब तक आप यूज़ करके अच्छे से नहीं रहेंगे, आपकी बाकी फिजिकल हेल्थ गई, वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और ये मैंने देखे हुए हैं, बहुत केसेस मेरे साथ आते हैं, इसलिए मैं जस्टिफाई करती हूँ मेरा जो काम है बॉन्ड डेब्यू वर्क्स विथ लॉट्स ऑफ कोलैबोरेशन। मेरे पास सब एक्सपर्ट्स हैं और मैं उनको एक्सपर्ट्स को बहुत प्यार से, हम साथ मिलके काम करते हैं। तो आप भी किसी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, और बॉन्ड डेब्यू की अम्ब्रेला है आपके लिए, बिल्कुल खुली है, आपकी एक्सपर्टी हम पॉलिश करेंगे और उसमें आपको काम देंगे। तो इस तरह से ये बॉन्ड डेब्यू, पेरेंटिंग, करियर काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग, क्योंकि पेरेंटिंग हैप्पी तभी रहेगी, और अगर रिलेशनशिप हैप्पी है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये जितने प्रॉब्लम्स है ना ये कम हो जाएंगे। तो आप मिशन में साथ में हैं? यस यस यस, जरूर साथ में है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। बहुत अच्छे से बहुत इन डेप्थ आपने बताया रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है, इंटीमेसी कितना इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, खुद के लिए स्पेस कितना इम्पोर्टेंट है, खुद को जानना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इवन अपना चाइल्डहुड अपने हाथ में नहीं था, दूसरों के हाथ में था, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट जब हम समझ आते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है तो उसके ऊपर हम काम तो कर सकते हैं। ढूंढो तो हाँ, भगवान भी मिल जाते हैं। यस यस। तो ये सारी चीजें बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे मालूम है कि हमारे ऑडियंस को भी अच्छा ही लगा होगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगी, लाइफ में मल्टीपल गुरु होने चाहिए। हाँ। गुरु, मेरे जो लॉ के गुरु हैं पिल्लई सर, MFA के गुरु हैं इंदुरकर सर, मेरे मम्मी पापा तो गुरु है ही, उनके लिए मैंने तो स्पेशली लिखा हुआ है आई माझा गुरु आई कल्पतरु, तो ये गुरु है ही। देन अभी MFA पे गुरु है मेरे कौस्तुभ बंगापुरे, जो ATI के फाउंडेशन में। ऐसे इस तरह से मैं अपने गुरुज के साथ अभी भी टच में रहती हूँ, और जितना आप गुरु के साथ लर्निंग करते रहेंगे, और सर्टिफिकेशन 18+ सर्टिफिकेशन हो गए और अभी भी लगी हुई हूँ, तो मुझे आपकी तरफ से ब्लेसिंग्स चाहिए कि मैं और पढूं, ग्लोबल लेवल पे पढूं। यस। ताकि पढ़ते पढ़ते आगे ऐसा ना लगे कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ या ये जस्ट नंबर्स, वो तो होगा ही, वो तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और एक गुरु है शिप्रा सरकार, जो मेरे वर्कआउट पे काम करती है। अच्छा। मैंने उसको डेडिकेटेडली दे दिया है एवरी मॉर्निंग। जो मैं प्लैंक्स वगैरह कुछ नहीं कर पाती थी, पूरे डाउन हो गई थी ना, आज मैं सब करती हूँ।
तो गुरु रखिए और हेल्थ, डाइट, एवरीथिंग गुरु लगा दीजिए, तो फिर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। यस, तो बहुत अच्छे से बताया। और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि इस पॉडकास्ट से बहुत लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं, तो उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करिए और खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए। इसके साथ हम ये पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच मैडम। धन्यवाद। और यहाँ आके हमारे दर्शकों को इतना अच्छा नॉलेज दिया, आपका पूरा लाइफ शेयर किया है यहाँ पे, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये आज मेरे ड्रीम ऑफिस में आप आए। यस, ट्रांसफरेबल जॉब करते करते आज मेरा पहला ड्रीम ऑफिस यहाँ है, और ऐसे ऑफिस आपका भी खुद का बने, ये मेरी इच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय, टेक केयर। मंजूषा, मैं कोट्स लिखती हूँ। ओके। हाँ, और ये जो कोट है ये बहुत लोगों को पसंद आया। दूसरी चीज़ ये है कि मैं पॉडकास्ट करती हूँ, तो सब लोग अपनी अपनी स्टोरीज रिवील करते हैं। यस। तो ये जो टी शर्ट पे है, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ अनफोल्डिंग शॉर्ट स्टोरीज, ये पॉडकास्ट के लिए बहुत सही जा रहा है। और मैं कहीं पे भी जब जाती हूँ, पॉडकास्ट लेती हूँ, तो मेरी तरफ से ये उनको एक गिफ्ट करके दे देती हूँ। तो ये तुम्हारे लिए है। Thank you so much for wearing it. Thank you so much.